सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और जैसे जैसे अब मैनचेस्टर टेस्ट की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे एक बड़े सस्पेंस से पर्दा जो है वो हटता जा रहा है। करोड़ों क्रिकेट फैंस के जहन में, दिलो दिमाग में यही सवाल था कि क्या जसप्रीत बुमराह चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे। इसका जो बैकग्राउंड है वो ये था कि 5 में से 3 टेस्ट मैच उनको खेलने हैं, 2 वो खेल चुके हैं, बचे हैं 2 में से खेलना है 1। तो क्या वो चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे? कुछ ये जो हमारी वीडियो वॉल बता रही है उसमें कुछ दांव समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस जो हुई उससे कुछ अहम संकेत मिले हैं, उन संकेतों पर बात करेंगे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड पर बात होती है तो मोहम्मद सिराज के वर्कलोड पर बात क्यों नहीं होती? आखिर कितने जो गेंदबाज हैं, फास्ट बॉलर्स हैं सीरीज में, उन्होंने कितने ओवर फेंके हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं नेट्स से मिले उन अहम संकेतों से जो हमें आपको बताने हैं अपडेट के तौर पर। चलिए जी, भारतीय टीम के नेट से मिले अहम संकेत, और वो संकेत क्या है? सहायक कोच ने मैनचेस्टर टेस्ट को लेकर अपने पत्ते खोले हैं और ऐसा कहा है उन्होंने कि बुमराह को खिलाना जरूरी लग रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारे इफ एंड बट हैं, उस पर भी बात करेंगे अभी। लेकिन 23 जुलाई से मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट मैच खेला जाना है और सीरीज में बचे रहने के लिए भारतीय टीम को, या कहना चाहिए कि सीरीज में बने रहने के लिए भारतीय टीम को जीत चाहिए। अगर आप यहां पर चौथा टेस्ट मैच गंवा देते हैं तो सीरीज भी हाथ से चली जाएगी। उससे बेहतर होगा कि आप चौथे टेस्ट मैच में बुमराह के साथ जाएं, जीत हासिल करें, 2-2 से पहले बराबर करें और उसके बाद अपनी रणनीति को फिर से खंगालें कि क्या कुछ करना है। कुणाल, जब सीरीज शुरू हुई जी, उससे पहले ही ऐलान कर दिया गया कि 5 में से 3 खेलेंगे। अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोच साहब अपनी बात से हटे होंगे, उन्होंने कहा हो कि नहीं हम सोच सकते हैं कि वो 4 खेलें। तो बहुत बड़े लेवल पर आप ये कह सकते हैं कि ये मानकर चलना चाहिए कि 3 खेलना था, 3 ही खेलेंगे। अब जब 3 ही खेलेंगे और 2 बचे हैं, 2 में से 1 मैच ऐसा है जो आपके लिए सीरीज में बने और बचे रहने की लड़ाई है, तो आप यहां उनको खिला लीजिए। अगर आपने जसप्रीत बुमराह को खिलाकर मैनचेस्टर टेस्ट मैच जीत लिया, अभी बहुत आगे की बात है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आपने बुमराह को खिलाया, आपने चौथा टेस्ट मैच जीत लिया, आप 2-2 से बराबर आ गए। पहली बात तो मनोवैज्ञानिक तौर पर आप जो इंग्लिश टीम को एक बैकफुट पे ढकेलेंगे वो। दूसरा, आपके पास ये कहने को होगा कि भाई एजबेस्टन में भी तो हम बुमराह के बिना ही जीते थे। और तीसरा, जब आप 2-2 की बराबरी कर लेंगे तो सीरीज को जीतने की जो भूख है वो भारतीय खिलाड़ियों में भी उतनी ही होगी जितनी इंग्लिश खिलाड़ियों में होगी। तो कुल मिला जुलाकर जिसको कहते हैं ना, मौका भी है, दस्तूर भी है, आपको खिलाना है। अगर बुमराह को चौथा टेस्ट मैच तो खिला लेना चाहिए, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मगर जो अभी आपने बात बोली ना, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थी कि भाई मैनचेस्टर जीतेंगे, 2-2 की बराबरी कर लेंगे और उसके बाद जो है ना, दोनों टीमों में भूख जो है वो बराबर की होगी। मगर अभी तक वो सब नज़र नहीं आ रहा, वो सब चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही है। सवाल वही है जो कि सीरीज शुरू होने से पहले था, बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या होगा। बुमराह के खेलने या नहीं खेलने से आपकी हार और जीत तो तय हो ही नहीं रही है। ठीक है, एक वो बहुत बड़ा फर्क डालते हैं, वो एक्स फैक्टर डालते हैं। आप लॉर्ड्स में भी हारे, मेरे ख्याल से 7-8 विकेट उन्होंने वहां पर भी जो है झटकी थी। तो आपको जो फोकस है ना इंडियन टीम का, या फिर जो मीडिया का भी जो फोकस है, वो मेरे ख्याल से बुमराह नहीं होना चाहिए। बिकॉज कोई एक खिलाड़ी तय नहीं कर रहा है। ये तो बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि भाई अगर आपके पास किसी को 3 ही खिलाने का मौका है या वो 3 ही खेलेगा, आपका प्रमुख गेंदबाज है, तो भाई अब तो टेस्ट मैच ऐसा है कि अगर आप हारे तो आप सीरीज हार जाओगे, फिर 5 विकेट का मतलब ही नहीं रह जाएगा उसमें, तो फिर और डेंट लगेगा। तो वो लॉजिकल भी है, हर तरीके से सही है कि भाई अगर आपके पास जो सारी ताकत लगाने, सारी ताकत झोंकने का जो मौका है, वो मैनचेस्टर में झोंकने का मौका है। मैनचेस्टर में आपने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है, ठीक है, अभी तक, ठीक है। पिछले 35 साल से किसी खिलाड़ी ने वहां शतक नहीं लगाया। दैट इज मोर कंसर्निंग कि भाई आपके किसी खिलाड़ी ने वहां पर शतक नहीं लगाया है, आपने वहां पर कभी टेस्ट मैच नहीं जीता है, तो एक एफर्ट जो है ना होना चाहिए। जो नेट्स की आपने बात करी, वहां पर जो है रणनीति भी बनी होगी कि भाई लॉर्ड्स में क्या गलतियां हो गई जिसको मैनचेस्टर में ना दोहराया जाए। वो गेंदबाजों की गलतियां नहीं थी, वो गलतियां बल्लेबाजों की थी। वो गलतियां जो थी वो एक स्ट्रैटेजी की थी, एक सोच की थी कि या तो आप टू कैरिड अवे हो गए भाई, वो झगड़ने के अंदर, वो जोश दिखाने के अंदर, वो गर्मा गर्मी दिखाने के अंदर दूसरी टीम वो कैरिड अवे नहीं हुई और उन्होंने वो शांति से, धैर्य से, पैनिक ना करके
ज़्यादा गर्मा गर्मी ना करके वो टेस्ट मैच जो है अपने नाम किया है। तो जसप्रीत बुमराह पे फोकस तो है और मेरे को लग रहा है वो रहेगा, और अब वो हर सीरीज में रहेगा, क्योंकि वो किसी भी सीरीज के अंदर जो कि 3 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस की होगी, पूरे टेस्ट मैचेस खेलेंगे, ये बड़ा मुश्किल नज़र आता है क्योंकि ये पहले भी वो बोल चुके हैं, इस दौरे से पहले उन्होंने बोल दिया था कि तीनों फॉर्मेट खेलना आसान नहीं है, इंक्लूडिंग दी IPL। ठीक है, उम्र भी हो रही है, आपके पीछे के जो आपका मेडिकल जो इतिहास है वो भी ऐसा रहा है कि आप चोट के प्रोन रहे हो और फिर लंबा समय आपको लगता है, तो उनको बड़ा जुडिशियसली यूज़ करना है। मेरे ख्याल से उनसे आगे जो है ना वो सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, जब वो खेलेंगे वो हमें जो देते हैं, जो टेबल पे लाते हैं वो लाएंगे, मगर उसके अलावा एक कल्चर डेवलप करना चाहिए जो जीत की राह तलाशे। बिल्कुल, और जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है ना कुणाल की, बुमराह खेलते हैं तो इंडिया हार जाती है, कई जगहों पर ये भी क्योंकि स्टैट्स ऐसे हैं, आंकड़े हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि वो जो एक टेस्ट मैच पहला जहां पर उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिया और दूसरी पारी में वो विकेटलेस रह गए, ऐसा बड़ा इक्का दुक्का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है, वरना बुमराह अगर मैदान पर हैं तो वो आपको जीत की गारंटी देते हैं, वो आपको जीत के करीब ले जाते हैं। क्या कहा रेयान टेंडुलकर ने, जिसको हम संकेत के तौर पर ले रहे हैं, वो आपको बताते हैं। भारतीय टीम के सहायक कोच हैं, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि बुमराह आखिरी के 2 में से 1 टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं। मैनचेस्टर में सीरीज दांव पर है, जाहिर है हम उन्हें खिलाने की सोच रहे हैं, लेकिन इस फैसले से पहले हमें सभी पहलुओं को देखना होगा, मसलन वहां कितने दिन तक खेल चलेगा, हमारी जीत की उम्मीद कितनी है, या फिर ओवल को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है। तो बहुत अगर कहा जाए तो चूंकि भारतीय टीम आमतौर पर पहले प्लेइंग 11 डिसाइड नहीं करती है, या अगर डिसाइड करती भी है तो अनाउंस नहीं करती है, ये कहना चाहिए, तो वो खुल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कहना कि हम उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ सोच रहे हैं, उस दिशा में बढ़ चुके हैं, वो जो हम और आप बात कर रहे हैं कुणाल, उसी को स्टैंप करता है कि अगर आपको खिलाना ही है एक टेस्ट मैच, जो कि आपको खिलाना ही है, तो आप अभी खिला लीजिए, क्योंकि आप अगर अभी खिलाएंगे बुमराह के रहने से जो फर्क पड़ेगा वो हमको पता है। और अगर आप, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा भी, अगर आप लॉर्ड्स टेस्ट के ना किसी भी पहलू से, मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं कह रहा हूं, किसी भी पहलू से अगर आप उसके हार की वजहों को तलाशने बैठेंगे तो वहां आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तक तो खराब बल्लेबाजी दिखाई देगी, नंबर 4 पर आपको दिखाई देंगे वो कैचेस जो छूटे, शायद नंबर 5 पर आकर आप बात करेंगे उन एक्स्ट्रा रन्स की जो सारे गेंदबाजों ने दिए, अकेले बुमराह ने नहीं दिए। तो हार जो मिली है उसमें बुमराह के लिए ये कहना कि साहब बुमराह खेलते हैं तो हार जाती है, बहुत ही बेवकूफी वाली बात है। आंकड़े भले चाहे जो कहते हो, और आंकड़ों को वैसे भी हम और आप कई बार कह चुके हैं कि आंकड़ों को तो आप जैसे चाहें वैसे पेश कर लेते हैं। बिल्कुल जी, और अगर आप मतलब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो लोग इन बातों पे विश्वास अगर पढ़ रहे हैं या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तो वो ये देख लें कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या हुआ था, जहां पर आपने 5 टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेले थे, उसमें जसप्रीत बुमराह आपके लोन वॉरियर थे। अगर आप जसप्रीत बुमराह को हटा दीजिए तो उस टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ था ही नहीं। ठीक है, फिर इंडियन टीम से कोई संघर्ष करते ही नजर नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया को किसी का खौफ ही नहीं रहा, कोई एक बंदा आपको जिता नहीं सकता है। ये एक टीम गेम है, कोई टेनिस नहीं है। ठीक है, ये एक टीम गेम है, फुटबॉल की तरह टीम गेम है। इसके अंदर अगर मेसी भी हैं, रोनाल्डो भी हैं, तो वो अपनी टीम को एज दिला सकते हैं, वो मौके बना सकते हैं, वो कभी कभार एक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर सिर्फ उनके होने से कोई जीत मिल जाएगी ये कोई तय नहीं है। और ये छोटे फॉर्मेट में फिर भी असर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। फॉर्मेट जितना बड़ा होता रहता है ना, उतना आपकी जो टीम कॉम्पोजिशन कितना अच्छा है, बाकी खिलाड़ी कैसे एकजुट होकर परफॉर्म कर रहे हैं, टीम कल्चर कितना अच्छा है, वो सारी बातें, वो सारी जो है ना वो टेबल पे आ जाती हैं और तब जाके वो जीत मिलती है। इतनी आसान नहीं होती कि भाई किसी एक खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया, उसने 5 ले लिए दोनों पारियों में तो आप जीत जाएंगे, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। अगर दूसरी पारी में भी आप बुमराह ने 5 ले लिया होता तो क्या आपसे रन बनते थे वो, क्योंकि आप तो हो ही गए थे 80 पे 5 कहीं ना कहीं। तो फिर वो बात नहीं है, बात ये कि भाई आपका जो है ना वो सब जेल करें, उसी पेज पे आके परफॉर्म करें, उसी लेवल पे आके परफॉर्म करें जिस लेवल पे बुमराह परफॉर्म करते हैं। अगर बुमराह ने ये बात बोली कि भाई मैं 3 टेस्ट मैचेस खेलूंगा, बॉडी उससे ज्यादा नहीं ले सकती, जो बात आ रही है बीसीसीआई को, तो वो 3 टेस्ट मैचेस में अपनी जान ठोकते हुए नजर आते हैं, वो उसके अंदर अपना 200% देते हुए नजर आते हैं। बाकी खिलाड़ियों को भी वही करना है कि अपना धैर्य बना के रखना है, अपना 100%, 200% देना है, उसके बाद नतीजे अपने आप टेकन केयर होंगे। किसी दिन कोई टीम आपसे अच्छा कर जाएगी, ठीक है, दैट्स क्रिकेट, दैट्स स्पोर्ट्स, वो होता है, मगर आम तौर पर आप जो है अगर उस लेवल पे परफॉर्म करोगे जिस लेवल पर बुमराह के परफॉर्म करते हैं, तो जिस लेवल पर गेंदबाज टीम इंडिया के परफॉर्म करते हैं, तो ये निराशा जो है ना वो कम हाथ लगेगी। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही बात कही, और बहुत बारीक सा फर्क है, लेकिन समझना चाहिए कि फॉर्मेट जब छोटा होता है तो वहां पर आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस से मैचेस जीत सकते हैं। एक खिलाड़ी आया, उसने आपको
2020 के फॉर्मेट में 5 गेंद में मैच जिता दिया। एक खिलाड़ी आया जिसने वनडे के फॉर्मेट में आपको 5 या 7 ओवर की बल्लेबाजी से या 3 या 4 ओवर की गेंदबाजी से मैच जिता दिया। लेकिन जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो वहां इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। आपको कलेक्टिव एफर्ट करना होता है, आपको सामूहिक प्रयास करने होते हैं, तभी जीत मिलती है, वरना जीत जो है वो आपके हाथ से फिसलती चली जाती है। फिर चाहे जो कुणाल ने कहा कि कोई एक गेंदबाज हुआ ना, देखिए पांच शतक लगे थे ना पहले टेस्ट मैच में, लेकिन नतीजा नहीं मिला। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 5 शतक लगे लेकिन टीम जीती नहीं। तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि आप 5 शतक नहीं 10 शतक लगा दीजिए, लेकिन आपको वो कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए टीम से। जडेजा के साथ क्या हुआ? बिल्कुल, जडेजा ने अपना इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाया, मगर क्या टीम जीत गई? तो भाई वही बात है, आपको जो है वो कलेक्टिव एफर्ट होना ही पड़ेगा। और वो कल्चर होता है, वो जैसे पाकिस्तान की टीम के साथ होता है ना कई बार, कि वो छोटे फॉर्मेट में क्यों चलते हैं, क्योंकि वो कल्चर है नहीं। ठीक है, हर कोई अपना अपना सोचता है, वो कल्चर नहीं है, वो एथिक्स नहीं है, एक जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो टीम को बनाते हैं, बाउंड करते हैं, वो है नहीं। तो बड़े फॉर्मेट के अंदर वो कमजोरियां जो है ना वो टेबल पे आ जाती हैं। छोटे फॉर्मेट में कोई एक आधा इधर उधर चला, हो गया भैया, चलो आपने जीत लिया, काम खत्म किया। तो बड़े फॉर्मेट के लिए आपको वो बड़ी जो है ना पॉलिसीज जरूरी चाहिए होती हैं, नहीं तो फिर नतीजा जो है वो आपको ज्यादातर जो है वो सिफर ही मिलेगा। बिल्कुल, और इसीलिए सतर्क रहना है मैनचेस्टर में और उस सामूहिक प्रयास की तरफ जाना है, ना कि किसी एक खिलाड़ी को लेकर इतनी ज्यादा बातचीत हो। गंभीर इसके फेवर में नहीं रहते हैं, फिर भी चाहे अनचाहे हो यही रहा है। चलिए, बेकेनहम में जो भारतीय टीम ने प्रैक्टिस की, वहां तीनों गेंदबाजों ने गेंदबाजी नहीं की। उसकी वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे, अगला अपडेट पहले आपको दिखाते हैं। 23 गेंदबाजों ने कोई गेंदबाजी नहीं की, लेकिन फिटनेस जो ड्रिल्स होती हैं उसमें वो लगातार एक्टिव दिखाई दिए। इसका मतलब ये है कि ये टीम के अंदर तय हुआ कि भाई गेंदबाजी करके तो अभी आ ही रहे, गेंदबाजी अभी करनी ही है। फिटनेस का ऐसा कोई किसी के साथ कंसर्न नहीं है, लाइन लेंथ का ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, सबने अच्छी गेंदबाजी की है। सिराज लगातार विकेटें ले रहे हैं, बुमराह के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं, आकाशदीप ने आपको एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेकर जिताया ही है। तो इसलिए थोड़ा सा बाजुओं को आराम देते हैं, लेकिन अपनी फिटनेस पर काम करते हैं। और इसीलिए सारे ही गेंदबाजों ने गेंदबाजी की बजाय जो है वो सिर्फ अपने फिटनेस ड्रिल्स में हिस्सा लिया। सिराज को देखा गया बल्लेबाजी कर रहे थे काफी। और अब जो अगला पड़ाव है मैनचेस्टर, वो शनिवार को भारतीय टीम वहां पर रवाना हो जाएगी। संडे को कल मैंने उनके बीसीसीआई के जो मीडिया मैनेजर हैं उनसे बातचीत भी की थी। तो संडे को भारतीय टीम वहां पर प्रैक्टिस करेगी और फिर वहां पर जो ये सारे गेंदबाज हैं वो गेंदबाज अपना बाजुओं को भी अपने थोड़ा आजमाएंगे क्या करना है। ऋषभ पंत को लेके एक थोड़ी सी राहत देने वाली खबर आई है कुणाल, वो खबर भी बता देते हैं, फिर उस पर बातचीत भी करेंगे। ऋषभ पंत को चोट लग गई थी, आपको पता है, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में कीपिंग नहीं की थी उन्होंने। लेकिन अब जो यहाँ बेकेनहम में जिस प्रैक्टिस सेशन का मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां पर ऋषभ पंत भी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने फिटनेस ड्रिल्स में हिस्सा लिया, उन्होंने कोई बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन उनके हाथ में कोई पट्टी भी नहीं बंधी थी। तो यह भी एक राहत का संकेत है, क्योंकि ऋषभ पंत इस सीरीज में जिस तरह की फॉर्म में है और जिस तरह से क्रूशियल खिलाड़ी हैं वो, और कीपिंग इन माइंड की जो विरोधी टीम है वो इंग्लैंड है, जहां पर वो एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करते हैं, या कह लीजिए वहां पर उनकी किस्मत थोड़ा सा ज्यादा साथ देती है। तो वो नेट्स पे थे और जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, संकेत भी यही मिल रहे हैं कि वो आपको अगले टेस्ट मैच में खेलते दिखाई देंगे। रेयान टेंडुलकर, जिनका अभी हमने जिक्र किया था, जो भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच हैं, उनसे पंत को लेकर सवाल भी पूछा गया। क्या कहा उन्होंने, उनका पहले आपको रिएक्शन बताते हैं, उसके बाद कुणाल से बातचीत करते हैं कि पंत का होना कितना इंपॉर्टेंट है। पंत मैनचेस्टर टेस्ट से पहले बल्लेबाजी करेंगे, हम उनको किसी भी हाल में प्लेइंग 11 से बाहर नहीं रख सकते। लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने दर्द के बावजूद बल्लेबाजी की, वो दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। वो विकेट कीपिंग भी कर लें, इस पर हमारी नजर है। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमें मैच के बीच में कीपर को बदलना पड़े। जुरेल हमारी योजना में है, लेकिन अगर पंत पूरी तरह फिट हो गए तो वो अगला टेस्ट मैच खेलेंगे और कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों करेंगे। तो मुझे लगता है पंत को लेकर ना कुणाल वेट एंड वॉच वाला की पॉलिसी है, और जो मुझे लगता है ठीक भी है। सीधी सी बात है, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये है कि अगर वो फिट हो जाए, बैटिंग भी करे, कीपिंग भी करे, बहुत ही बढ़िया है, आपके पास विकल्प रहेगा। अगर लेकिन जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं जी हम कीपिंग नहीं कर पाएंगे, बैटिंग तो कर लेंगे लेकिन कीपिंग नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप एज अ बैट्समैन खेलिए, हम ध्रुव जुरेल को ले आएंगे। बस वो जो बात कही असिस्टेंट कोच ने कि हम ये काम बीच मैच में नहीं करना चाहते कि मैच में आप शुरू करें, आपने कुछ ओवर्स कीपिंग की, फिर वो चीजें बदलती हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे लगता है शायद समझनी पड़ेगी, डीआरएस के समय में विकेट कीपर का रोल इतना क्रूशियल है कि आप चाहते भी नहीं है कि हर बार आपका एक से डेढ़ दिन के बाद विकेट कीपर मैच में बदल जाए। आप चाहते हैं कि जो विकेट कीपर है, जो विकेट के बर्ताव को समझ रहा है, जिसकी अपने गेंदबाजों से एक रेपो है, वो विकेट के पीछे रहे। तो मुझे लगता है ये
ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 दोनों इस बात पर निर्भर करता है कि अगले कुछ दिन में ऋषभ पंत की जो चोट है वो कैसे हील हो रही है। बिल्कुल जी, 18 तारीख है, मुझे लग रहा है कि बात बनी जाएगी, ऋषभ पंत खेलेंगे ही। जो बंदा उस समय बल्लेबाजी कर सकता है, रन बना सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें कुछ दो राय है ही नहीं, मतलब कोई डिस्कशन का ये वो ही नहीं है कि भाई ऋषभ पंत अगर अवेलेबल हैं, अगर वो निगल के साथ भी थोड़ा बहुत अवेलेबल हैं, जो रहते हैं खिलाड़ी जिनके बारे में बोला नहीं जाता है, तो आप उनको खिलाओगे। हाँ, परफेक्ट आइडियल कंडीशन यही होगी कि वो विकेट कीपिंग भी कर लें, उससे आपको बल्लेबाजी में भी मदद मिलती है, क्योंकि आप बाउंस जज कर लेते हो, पिच को जज कर लेते हो, इतने नज़दीक से सब चीज़ें जज कर लेते हो। तो ऋषभ पंत खेलेंगे। बस बात यही है कि वो खेल के वही काम ना करें जो जडेजा ने बोला। अजय जडेजा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट पे उन्होंने बोला कि भाई वो लगातार रन बना रहे। अगर इंग्लैंड में अगर आप देखें तो उनकी पिछली 8-9 पारियों में मेरे ख्याल से 750 प्लस स्कोर जो है वो उस तरीके से आए हैं, मगर वो लगातार जो है ना वो स्टूपिड हरकतें भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि वो रन आउट था लॉर्ड्स के अंदर, जिसको बहुत लोगों ने मारा कि वो टर्निंग पॉइंट था। 88 छक्के वो लगा चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। 91 छक्के जो हैं वो वीरेंद्र सहवाग ने लगाए थे, जो भारतीय रिकॉर्ड है। टेस्ट मैचेस में उनसे ज़्यादा छक्के किसी ने नहीं लगाए। तो अब 4 छक्के उनको और लगाने, वो उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं, और बहुत उनसे कई ज़्यादा कम टेस्ट मैचेस खेल के वो ये कारनामा जो है कर सकते हैं। आपके एक्स फैक्टर हैं, आपको कहीं से भी जो है वो मैच आपके रुख को आपकी तरफ लेकर आते हैं। मैनचेस्टर में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच मानी भी जाती है शुरुआत में, बाद में मुश्किल हो जाती है। तो आप चाहोगे कि आपकी भाई बेस्ट पॉसिबल 11 खेले, क्योंकि आप तो पता ही है आप ऐसी सिचुएशन में हो कि अब आप एक भी हार और आप सीरीज़ हार गए, तो यहाँ पर पंत को आप खिलाना चाहोगे। बस बात यही है कि वो खेलने के साथ साथ ना, शेन वॉर्न एक बात बोलते थे, एक मैं गेंदबाज का नाम नहीं लूँगा, थोड़ा सा अजीब हो जाता है, कि भाई इसने ना उनसे पूछा गया कि भाई इस गेंदबाज ने कितने टेस्ट मैच खेले, तो उस समय उस गेंदबाज ने 18 टेस्ट मैच खेले हुए थे, 18 या 20। तो शेन वॉर्न ने बोला कि मुझे लगता है कि इसने एक टेस्ट मैच ना 18 बार खेल लिया है। ठीक है, क्योंकि ये सेम गलती रिपीट कर रहा है, ये सेम चीज़ें जो है ना वो रिपीट कर रहा है, विकेट ले रहा है, मगर वो सेम चीज़ें रिपीट कर रहा है। तो ऋषभ पंत के साथ यही है कि भाई वो सेम चीज़ें रिपीट नहीं करनी है, और ये उनके साथ दिक्कत पहले से रही है। रवि शास्त्री जब हेड कोच हुआ करते थे तो उन्होंने भी उनको ये बात बोली थी कि यार किसी और, जब वो आउट हो रहे थे, बोले किसी और तरीके से आउट हो जाओ, बोर हो गया तेरे को ऐसे आउट होते देखते देखते। ठीक है, तो किसी और तरीके से आउट हो, मुझको ना आउट होना तेरा चलेगा मगर किसी और तरीके से हो। तो वो जो गलतियां हैं ना, जो शायद आप कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर थोड़ी सी लाइन होती है, वो शायद वो लगता है कि वो क्रॉस कर देते हैं। चीज़ों को ना उतना भी हल्का नहीं लेना चाहिए कई बार, और उतना भी अपने साथ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। लंच से ठीक पहले आप सिंगल लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हो, जो आपकी टीम को लीड मिल सकती थी वो आपके एक छोटे से फैसले से जो है ना वो खराब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मोमेंट्स होते हैं। ऋषभ पंत उनको कैपिटलाइज करते हैं और फिर उन पे जो है ना ढील बरत देते हैं। वो शतक वो डिजर्व करते थे, जिन हालातों में आके जो दर्द झेल के उन्होंने वहाँ पर पारी खेली, मगर उससे ज़्यादा ये है कि भाई अब नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है। वही बात है कि एक ग्रेट प्लेयर कैसे होता है। अब विराट कोहली ने उन स्टार्ट्स को, उनको कंसिस्टेंसी में तब्दील किया, उन हंड्रेड्स में तब्दील किया और रुके नहीं। तो वैसे ही ऋषभ पंत को भी यही सोचना है कि ठीक है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, मैं विकेट कीपर हूँ, कि मैंने 80-50 बना दिए तो मेरा काम हो गया, मेरे पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है कि विकेट कीपर हूँ, मगर वो जो 100 बनाने हैं ना वो मुझे ग्रेटनेस की तरफ लेके जाएंगे। उस पर फोकस जो है ना थोड़ा सा और ज़्यादा जो है ना वो होना चाहिए। बिल्कुल, और आपके अंदर जो मैच्योरिटी आती है वो यही चीज़ें सिखाती भी है, जो उनको अब सीखनी होगी कि जैसा आपने भी कहा कि 50-60 रन मैंने बना दिए, मेरी जो जगह है टीम में वो सिक्योर है। लेकिन जीतने के लिए वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट करना होता है ना, टीम की जीत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी अब सोचना पड़ेगा, तभी जाकर आप वो मैच्योर प्लेयर होते हैं। अर्शदीप सिंह की बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़े से अनलकी हैं, अभी तक एक भी मैच खेले नहीं, और अब जब उनके खेलने की चर्चा हो रही थी तो उनको चोट लग गई। आपको दिखाते हैं अगला अपडेट और फिर अर्शदीप पर आते हैं। नेट्स के दौरान अर्शदीप सिंह को चोट लगी है, उंगलियों में चोट लगी है, फॉलो थ्रू में गेंद पकड़ रहे थे और उस वक्त बाएं हाथ में उनके चोट लग गई, और चोट के बाद उंगली मेरे ख्याल से कट गई है अच्छी खासी, क्योंकि काफ़ी खून निकल रहा था। फिर वो तुरंत वहां से बाहर चले गए, फिर पट्टी बाद में बांध के उनको देखा गया वहां नेट्स के दौरान। लेकिन अभी दोनों ही चीज़ें हैं कुणाल मेरे ख्याल से। एक तो ये कि आपके पास अभी है समय, और छोटा मोटा कट तो कोई बहुत बड़ी चीज़ ऐसा इशू है नहीं, बहुत जल्दी वो हील हो जाता है।
रियान टेंडुलकर से जब उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखते हैं उसमें टाका लगे, स्टिचेस लगाने की जरूरत है या नहीं है। तो अगर स्टिचेस लग जाते हैं तो फिर तो मामला गड़बड़ है, लेकिन अगर स्टिचेस वाली नौबत नहीं आती है तो आप कह सकते हैं कि ठीक है मामला। अगर वैसे तो मुझे लगता नहीं कि वो कैसे मैनचेस्टर में प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे, लेकिन अगर उनको लेकर कम से कम चर्चा होनी है तो चर्चा हो सकती है, बशर्ते पहले अब वो फिट हो जाएं। बिल्कुल जी। और कई बार क्या होता है ना, ये जो चोट लगती है, कुछ होती है, ये आपका ना जो संशय होता है दिमाग के अंदर वो भी ठीक कर देती है कि भाई अगर चोट लगी गई है तो वैसे भी आप कोई कंसीडर तो कर नहीं रहे थे, और जब आपने इनको पहले 3 टेस्ट मैचेस में नहीं खिलाया, ठीक है, तो अब कहां से खिला लोगे, और ऐसे टेस्ट मैच में जहां पर डू और डाई का सिचुएशन है, ठीक है। तो मुझे 11 में वैसे भी वो नजर नहीं आ रहे थे। अब अगर थोड़ी बहुत निगल हो गया या चोट लग गई है तो नाउ इट्स इजियर डिसीजन टू मेक। वैसे भी गेंदबाजी में कुछ बदलाव की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि गेंदबाजों ने तो अच्छा ही किया, गेंदबाजों ने कुछ बुरा नहीं किया। इंग्लैंड को 192 पर रोका गेंदबाजों ने, तो गेंदबाजों का काम जो है वो डन है। अर्शदीप सिंह को ये जो एक्सपीरियंस मिला है ना, ये उन्हें एनरिच करेगा, ठीक है, कि भाई अभी उम्र ज़्यादा नहीं है, जल्दी इन्होंने इनरोड्स बना लिए अपने टैलेंट की वजह से इंडियन टीम के अंदर, मगर जो ये एक्सपीरियंस मिला, इंग्लैंड का जो दौरा मिला, ये इन्हें आगे के लिए तैयार करेगा। जब आप बोलते हो कि भाई सिराज या बुमराह नहीं है तो फिर कौन जो है वो करेगा, तो ये एक्सपीरियंस जो है ना वो काम करेगा और मैच्योर बनाएगा। बाकी सवाल अर्शदीप सिंह को लेकर कम, और मुझे लग रहा है कि बाकी एक सवाल जो है वो उसको लेकर ज़्यादा होगा, शायद हम आगे बात भी करें उस पर, कुलदीप को लेकर, कि भाई अब आपको एक डाइस रह गया फेंकने के लिए, बाकी तो आपने फेंक के सब देख ही लिया है ना, तो शायद अब वो फेंकने के लिए तैयार हो या नहीं हो, ये एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल, और इस पर चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले उस चर्चा पर आते हैं जो आकाश चोपड़ा ने छेड़ी है जी। उनका बयान दिखाते हैं पहले आपको, तो समझ में आएगा कि कहानी कहां फंसी हुई है। और ये जो बयान है वर्कलोड को लेकर है। सिराज बहुत मेहनत करते हैं, वो भी काफी ओवर गेंदबाजी करते हैं, ये रोचक है कि उन पर कोई बात नहीं करता, ये ठीक नहीं है। आप बाकी खिलाड़ियों के वर्कलोड पर बात करते हैं लेकिन सिराज पर नहीं। बावजूद इसके वो अपना 100% प्रदर्शन देते हैं। वो जब भी गेंदबाजी करने आते हैं पूरे दिल से गेंदबाजी करते हैं और पूरी ताकत झोंकते हैं। अब असल में उनका जो एक काम करिए, जरा बुमराह का वो भी दिखा दीजिए इसके बाद ग्राफिक्स, जिसमें हम उनकी गेंदबाजी जो वर्कलोड है उसकी बात कर रहे हैं, तो फिर कुणाल से बातचीत करते हैं। ये कुणाल उनके स्टैट्स है। लीड्स में उन्होंने 43.4 ओवर फेंके थे और लॉर्ड्स में उन्होंने 43 ओवर फेंके थे, तो कुल 86.4 ओवर हो गए। अब पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर बाकी जो तेज गेंदबाजों के डेटा है उस पर भी आएंगे। आकाश चोपड़ा का यह कहना है कि भाई जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड पर बात होती है कि वो 86 ओवर फेंक चुके हैं, अब 3 खेलेंगे, 2 खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेलेंगे, लेकिन सिराज पर कोई बात नहीं करता। सिराज ने 100 से ज्यादा ओवर फेंके। मुझे यह लगता है संभवतः कि ये भले ही एक नई बहस को छेड़ने की कोशिश हो, लेकिन बुमराह और सिराज में जो सबसे बड़ा फर्क है, जो इस बहस को पैदा ही नहीं होने देता, वो हिस्ट्री जो है उनकी चोट की, वो है। जसप्रीत बुमराह को जो लोअर बैक इंजरी है, वो इंजरी उनका करियर खत्म कर सकती है। ये बात हम और आप तो कह ही चुके हैं, शोएब अख्तर से लेकर तमाम बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं, खुद जसप्रीत बुमराह कह चुके हैं कि भैया मेरे को तो लेकर हर 3 महीने पर एक स्टोरी आती है कि मेरा करियर खत्म होने वाला है। सिराज के साथ ऐसा नहीं है। सिराज जो है वो, बल्कि सिराज अभी अपने करियर के उस मोड़ पर हैं जहां वो चाहते होंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा मैच मिले। अभी आपने कुलदीप यादव का जिक्र किया। कुलदीप यादव से कोई जाकर पूछे कि भैया तुम आए हो इंग्लैंड और अभी तक 3 टेस्ट मैच में तुमको एक भी टेस्ट मैच नहीं मिला है, कैसा लग रहा है, तो वो शायद जो दर्द होगा ना, वो दर्द निकलेगा। तो मुझे लगता है आकाश चोपड़ा की इस मतलब ये उन्होंने क्यों कहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे जो इस सवाल को खारिज करने की थ्योरी है, वो दोनों की चोट है। एक जो है वो चोटिल रहता है, दूसरे के पास अभी पूरा समय है कि वो अपने फिटनेस को लेकर ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेले, इसीलिए शायद ये तुलना नहीं होती है। बिल्कुल जी, आप ये लॉजिकल बात आपने बोल दी। दूसरी एक इलॉजिकल बात जो है ना वो मैं बोल देता हूं। वो इलॉजिकल बात ये कि भाई अब जब सचिन तेंदुलकर तो कोई एक ही होता है ना टीम के अंदर, ठीक है, जब वो सचिन तेंदुलकर टीम के अंदर होता है तो फिर वो द्रविड़ की बात कम होती है, वो लक्ष्मण की बात कम होती है, वो उनको जो इंजरीज होती है उन पर बात ज्यादा होती है। ऐसा लगता है कि वो टीम जो है वो सचिन तेंदुलकर पर डिपेंडेंट है, ठीक है, और कोई टीम को जीत दिला नहीं सकता और कोई रन बना नहीं सकता। तो वैसे ही कुछ जसप्रीत बुमराह के साथ हो गया कि जसप्रीत बुमराह जो है वो उन्होंने अर्न किया है, कि किसी ने वो रेपुटेशन उनको दी नहीं है, वो उन्होंने अपने प्रदर्शन से अर्न की है कि भाई वो जो है वो सबसे बड़े गेंदबाज हैं आपके। तो उनको लेकर बातचीत जो है ना, उनकी हर छोटी चीज पर बातचीत ज्यादा होती है। इट्स सेम लाइक जैसे विराट कोहली अगर जब खेलते हैं टेस्ट मैच, अब तो नहीं खेलते, तो उनको लेकर जो है फोकस ज्यादा रहता था।
तो वही चीज़ है, वो जसप्रीत बुमराह को लेकर फोकस ज़्यादा रहता है। उसमें लॉजिकल बात यही है क्योंकि वो इंजरी प्रोन रहे हैं पिछले दिनों, इसलिए वो ज़्यादा रहता है। बाकी ये है कि एक कुछ खिलाड़ी होते हैं जो ना वो सुपर स्टारडम हासिल कर लेते हैं, फिर उनको बीसीसीआई भी छूट देती है। वो हमने देखा भी है कि जब खाली वक्त था तो कुछ खिलाड़ियों को छूट दी गई कि वो चाहें तो डोमेस्टिक खेले, चाहें तो ना खेले। कुछ खिलाड़ियों को वो नहीं दी जाती। सिराज एक तरफ है, शमी अब नहीं खेल रहे हैं, अभी वो फिट नहीं है, मगर जब तक खेलते रहे तब तक वो भी बुमराह के साए में ही रहे। उनके ऊपर कोई उस तरीके की स्पेशल छूट उनको नहीं मिली। वो भी इंजर्ड हुए, इंजरी से वापस आए तो उनको तमाम तरीके की फिटनेसें साबित करनी पड़ी, ड्रिल से गुजरना पड़ा, प्रैक्टिस मैचेस खेलने पड़े, तब जाके टीम में इंडक्ट किया गया। वो स्पेशल छूट नहीं मिलती है, वो उस तरीके से वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली या तो आप पब्लिक में उतने फेमस नहीं हो, एक ये कारण ये भी होता है। तो ये थोड़े से दूसरे कारण हैं जो आपने कारण गिनाए। उसके अलावा ये कारण भी है कि वो बुमराह पे फोकस जो है वो ज़्यादा रहता है। भाई बच्चे तो सारे ही एक जैसे होते हैं ना, मतलब अब वो 11-12 बच्चे ही हैं ना वो बीसीसीआई के जो खेल रहे हैं, वो सब बराबर हैं, थकता तो हर कोई है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। मगर यही है कि भाई एक कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका आपको पता होता है कि यार इन पे फोकस ज़्यादा है, तो आपका भी फोकस उन पे ज़्यादा जाता है। भैया टीचर का फोकस इन पे ज़्यादा है तो हम भी इन पे ज़्यादा फोकस करें, वही वाला हिसाब है। बाकी जो ठीक कर रहा है तो कर रहा है, जब तक वो गाड़ी उसकी चल रही है ठीक से चलाते रहेंगे, जब नहीं चलेगी तो फिर उस पर ही फोकस जाएगा। बिल्कुल, और यही थॉट प्रोसेस है भी सेलेक्टर्स का, यही थॉट प्रोसेस है कोच और कैप्टन का कि आपको उस खिलाड़ी को थोड़ा बचाकर रखना है जो खिलाड़ी इंजरी प्रोन है या जिसकी हिस्ट्री रही है और जिसकी उम्र भी है और जिसको आप इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में पूरे हर उस क्रूशियल मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहते हैं जहां आपकी गर्दन जो है अटकी हुई हो। तो इसलिए ऐसी कोई बायस अप्रोच नहीं है, ऐसा कोई आप कहें कि मेरे साथ कोई जाती हो रही है, ऐसी कोई जाती नहीं हो रही है। ये सीधा सीधा जो जरूरत है उसके हिसाब से चीजें हो रही हैं, ये आपस में सहमति से ही सब कुछ हो रहा है। बहरहाल अब जब भारतीय टीम का अगला नेट सेशन होगा तो वहां पर ये खिलाड़ी तीनों ही जिनके बारे में हमने बताया कि अभी इन्होंने गेंदबाजी उस तरह से शुरू नहीं की है, वो गेंदबाजी शुरू करेंगे, किस तरह की लय में है वो आपको बताएंगे। पंत की चोट को लेकर क्या और सुधार हुआ है उस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ अर्शदीप की चोट जो है वो कितनी गंभीर है, क्या स्टिचेस लगेंगे नहीं लगेंगे, इस तरह के जितने भी अपडेट, जितने भी सवाल अभी हम जिनका जवाब देने की स्थिति में नहीं है बगैर नेट्स को देखे, जब नेट्स होंगे देखेंगे और आप तक उन सवालों के जवाब को लेकर आएंगे। अभी इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी